हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। आज क्लास 7 ज्योग्राफी का हम लोग चैप्टर 4 करेंगे, एयर। तो बच्चों, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा जो अर्थ का डोमेन होता है। एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ। डोमेन ऑफ द अर्थ में क्या होगा, इसमें होता है लिथोस्फेयर, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब तो जो लैंड वाला पार्ट होता है उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। जो हमारा पूरा वाटर वाला पार्ट है, ओशियन वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। और जो अर्थ के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है ना बच्चों, जो एयर वाला पार्ट है, ये देखो, अगर मैं अर्थ को ऐसे गोल बनाऊं तो इसके चारों तरफ स्टूडेंट ना एक एयर का एक लेयर बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, ये अर्थ है, ये सरफेस है, यहाँ हम लोग रहते हैं, और इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो आई होप कि एटमॉस्फेयर के बारे में पता चल गया होगा कि ये जो है ना एटमॉस्फेयर, ये ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। ठीक है ना, अर्थ के चारों तरफ का जो ह्यूज ब्लैंकेट एयर का होता है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि सपोज करो अगर हमारे पास लिथोस्फेयर ना हो, हाइड्रोस्फेयर ना हो, कोई एक चीज, तो क्या लाइफ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो जहां तीनों चीजें मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं बायोस्फेयर। ठीक है ना, ध्यान रखना। बायोस्फेयर क्या होता है, जहां पे तीनों चीजें मिलती हैं उसको बायोस्फेयर बोलते हैं, और लाइफ को सस्टेन करने के लिए बायोस्फेयर बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो, अब एटमॉस्फेयर हमने समझ लिया कि ये क्या है, अर्थ के चारों तरफ एयर का एक लेयर है। अब बच्चों एक बात बताओ, जब ये एयर का लेयर है तो इस एयर में क्या क्या कंपोनेंट होता है, समझो। तो एयर में क्या क्या हो सकता है बच्चों, इसमें कुछ ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है ना, इसमें जो है नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है ना बच्चों, इसमें क्या हो सकता है, CO2 हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, ठीक है ना, इसमें थोड़ी मोड़ी और गैसें भी हो सकती हैं अदर, जिनको मैं लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है ना, वो होता है 78%। इसको आप लोग याद कर सकते हो, नहीं तो इसको ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन एटमॉस्फेयर इज ऑफ नाइट्रोजन ओनली। ठीक है ना, जो ऑक्सीजन का क्वांटिटी होता है वो हमारा, देखो बच्चों, ये डायग्राम भी बना होगा आपका, ये 21 होता है। ठीक है ना, CO2 जो होता है ना बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत डेंजरस होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, CO2 को आते ही मैं इसके बारे में एक टॉपिक बताऊंगा अभी 1 सेकंड के बाद। जो आर्गन होता है ना बच्चों, वो 0.9 होता है, ये CO2 से थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा होता है। अदर्स जो होती है ना बच्चों, वो 0.04 होती हैं। ठीक है, तो अब देखो, मैं CO2 के बारे में बता रहा था कि अभी आजकल आपने सुना होगा न्यूज में अक्सर कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। तो ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है, अब देखो, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ पे सनलाइट आती है, ठीक है ना, तो अगर कोई ऐसी गैस हो जो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर ले, तो जो हमारी हवा है बच्चों वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय द सनलाइट, सनलाइट के द्वारा जो हमारा एयर गर्म हो जाता है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो हमारा अर्थ जो है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का, तो जो ग्लेशियर हैं, जो आइस क्यूब्स हैं जो पहाड़ों पे उगलेंगे, तो हमारी जो वाटर का सरफेस है समुद्र का, वो बढ़ जाएगा और कई सारे आइलैंड जो है डूब सकते हैं। इसलिए बच्चों, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस गैस एग्जांपल CO2 है, ये ग्रीन हाउस गैस है, इसको हमें नहीं बढ़ने देना है, सो दैट कि सनलाइट जो है इसमें एब्जॉर्ब ना हो और हमारी दुनिया का टेम्परेचर गर्म ना हो। और भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, मीथेन है, लेकिन वो बहुत रेयर क्वांटिटी में होती हैं, तो उनको अभी इसमें काउंट नहीं करेंगे। मेजर गैसेस के बारे में हम लोग बस बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर CO2, फिर अदर गैसेस हैं। तो इस तरह से आपने समझा कि जो कंपोजिशन होता है एटमॉस्फेयर में गैसेस का कैसे कैसे होता है। बच्चों, अब तो मैंने बताया कि इसमें क्या क्या होता है, लेकिन स्टूडेंट्स, जो ये लेयर है ना आपके अर्थ के ऊपर, सपोज करो ये अर्थ की एक मैं छोटा सा पार्ट बनाता हूँ, ये लेयर है अर्थ की, एटमॉस्फेयर की, ये अर्थ है हमारी, ये हमारी ऊपर तक लेयर गई है। ठीक है, तो इसमें जो है ना कई सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस डिवीजन का जो बेस होता है ना बच्चों, वो
गैसेस का कम या ज्यादा होना होता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ के पास गैस ज्यादा होगी ना, क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटी है, वो हवा को अपनी तरफ खींचे रहेगी, ठीक है ना। ज्यों ज्यों ऊपर जाओगे स्टूडेंट तो जो गैसेस वो कम होती जाएंगी। तो इसके बेस पे हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर को, इसके ऊपर वाले पार्ट को, जो गैसेस हैं उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है 10 किलोमीटर तक होता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। दूसरा पार्ट जो 30 किलोमीटर तक का होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है ना। इसको आप लोग अपनी बुक में देखना, मैं दिखाता हूँ, बुक में कहीं दिया होगा डायग्राम इसका। ये है बच्चों डायग्राम। स्ट्रेटोस्फेयर जो थर्ड पार्ट होता है बच्चों, ये मीजोस्फेयर होता है, MESO मीजोस्फेयर होता है। इसकी जो हाइट होती है 50 किलोमीटर तक होती है। जो नेक्स्ट पार्ट होता है बच्चों वो है थर्मोस्फेयर। इसकी जो हाइट स्टार्ट होती है 80 से स्टार्ट होती है। और जो अगला होता है एक्सोस्फेयर, इसका जो हाइट है 400 से ऊपर होती है। तो इस तरह से आपने देखा 5 जो लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें जो है नीचे से ऊपर जाने पे क्या होगा, गैसेस जो है कम होती जाएंगी, क्योंकि जो अर्थ है ना गैसेस को अपनी तरफ खींचती है जी के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे जो हमारे क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह होते हैं ना वो यहाँ होते हैं, क्योंकि जो हमारे माउंटेन्स है मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक की हाइट के हैं। जो हमारा हिमालय का माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट है 8848, मतलब कि 8.5 किलोमीटर के करस्पॉन्डिंग है। तो ये यहीं तक हमारे बादल बनेंगे और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो हमारे जो बादल बनने का, जो बारिश होने का, जो क्लाउड फॉर्मेशन का, जो मौसम के घटनाओं के घटने का, वो हमारे इसी स्फीयर में होता है। इसीलिए जो हमारी जो फ्लाइट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, उनको हम इसमें उड़ाते हैं, टेक ऑफ करके यहाँ उड़ाते हैं, ताकि इसको कहीं बादल या मौसम खराब ना मिले, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रोपोस्फेयर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सारी सीजनल घटनाएं घटती हैं, तूफान, स्टॉर्म, क्लाउड, प्रेसिपिटेशन, सब कुछ यहाँ होता है। ये जो सेकंड लेयर होता है खाली होता है, इसीलिए यहाँ पे हम जहाज चलाते हैं। जो यहाँ पे है, जो एक्सोस्फीयर में हम लोग सैटेलाइट्स रखते हैं, ठीक है ना। वो क्यों रखते हैं वो साइंस की मैं बताऊंगा, साइंस जब पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे क्यों रखते हैं सैटेलाइट्स अपने, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होते हैं। अब बच्चों प्रेशर बेल्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये देखो प्रेशर बेल्ट क्या होते हैं। आपने देखा होगा जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ मान लो, ये लेयर को मैं भी अर्थ ही मान लेना। इसमें जो मैंने बताया था आपको पिछले क्लासेस में, ये इक्वेटर होता है, ठीक है ना। और सन जो सीधे ऊपर रहता है, ये अगर यहाँ पे इक्वेटर है तो सन अगर सीधे ऊपर है तो बच्चों जब सनलाइट पड़ेगी ना, तो जो सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ेगी यहाँ पे पड़ेगी, और जो सबसे कम सनलाइट पड़ेगी ये पोल्स पे पड़ेगी। इसको मैंने अब अर्थ मान लिया, एटमॉस्फेयर मत मानो इसको। ये बीच में एक और मैंने ड्रॉ कर दिया सर्कल, बट ये पोल मान लो इसको। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो अगर सन ऊपर है सीधे, तो जो सनलाइट सीधे यहाँ पड़ेगी नीचे, और जो पोल्स पे लाइट टिल्टेड होकर पड़ेगी। देखो बच्चों ऐसे टिल्टेड होकर पड़ेगी सनलाइट इस पे। तो आप ये बताओ बच्चों कि जो हवा होगी वो कहाँ ज्यादा होगी, कहाँ कम होगी। अब देखो अगर सनलाइट यहाँ ज्यादा पड़ रही है और यहाँ कम पड़ रही है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो है गर्म होगा सबसे अधिक। तो ये वाला बेल्ट जो है गर्म होगा, समझ में आई। ये वाले बेल्ट में सनलाइट कम पड़ रही है क्योंकि यहाँ सनलाइट टिल्ट पड़ रही है, तो ये वाला बेल्ट सबसे ठंडा होगा, ठीक है ना। तो अब बच्चों ये देखो, जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, ऐसे ऊपर उठेगी हवा, तो जो ये अर्थ पे जो प्रेशर होगा ना, इसको बोलेंगे लो प्रेशर, क्योंकि जब गर्म होकर हवा ऊपर उठ गई तो लो प्रेशर बना दी। अब देखो बच्चों, हवा जब ऊपर उठी तो ऊपर उठती चली गई, तो कहीं ना कहीं जाके फिर नीचे गिरेगी। यहाँ पे इस जगह पे गिरी हवा, तो जब हवा यहाँ पे गिरी तो क्या होगा बच्चों, देखो जब यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनेगा, क्योंकि हवा जो है अर्थ खींचेगी ऊपर जाने के बाद, ठीक है, तो फिर हवा नीचे गिरेगी, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनाएगी। यही केस इस वाले एरिया में भी होगा, इस वाले जोन में भी होगा। तो इसको आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आपने पढ़ा होगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है बच्चों, इस लाइन का नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस वाले जोन को, जो हाई प्रेशर वाले जोन को क्या बोलेंगे बच्चों, ये बोलेंगे ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। क्या बोलेंगे बच्चों, ये ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन बोलेंगे। और इस वाले जो लो प्रेशर को क्या बोलेंगे बच्चों, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। इक्वेटर पे पड़ता है बच्चों ये,
तो इसका नाम है इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। आप लोग बुक में देखो, ये जो है हाई प्रेशर जोन का नाम है, ये लो प्रेशर जोन का नाम क्या है बच्चों? इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, क्योंकि यहाँ पे हवा ऊपर उठती है तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, फिर हवा ऊपर उठ के यहाँ पे गिरती है तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। और बच्चों ये देखो, ये जो यहाँ पे तो बिल्कुल ही सनलाइट नहीं पड़ रही है, बहुत दूर है ये, तो यहाँ हाई प्रेशर अपने आप मेंटेन रहता है, तो ये हाई प्रेशर का जोन अपने आप बना रहता है, ये पोल्स वाला। तो आपने समझा कि ये लो प्रेशर बना, यहाँ हाई प्रेशर बना, यहाँ पे हाई प्रेशर बना, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, इसके बीच में एक लो प्रेशर भी बनता है जिसको सब पोलर लो प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पोल्स के पास है। ये यहाँ पे भी एक जोन बनेगा, इसको बोलेंगे सब पोलर लो प्रेशर जोन। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। तो अर्थ पे हमारे जो हवा के 4 बेल्ट बने, 1 2 3 4, 4 बेल्ट नीचे बने, 4 बेल्ट ऊपर बने, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रेशर बेल्ट हुए। जो अर्थ के ऊपर जो हवा चलती है उसका एक डिस्क्रिप्शन हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो एयर प्रेशर है कैसे वेरी करता है। सनलाइट ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जहां सनलाइट ज्यादा गिरती है वहां लो प्रेशर बनेगा, फिर हवा उठ के नीचे गिरती है हाई प्रेशर बनाएगी, फिर यहाँ पे लो प्रेशर बनाएगी, फिर यहाँ हाई प्रेशर बनाएगी, ठीक है बच्चों। अब एक कंसेप्ट समझाता हूँ, साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन बच्चों, जब हवा का प्रेशर कम होता है ना, सपोज करो यहाँ हवा का प्रेशर कम है, तो जब प्रेशर हवा कम होता है तो जो जहां ज्यादा प्रेशर होता है वहां हवा आने लगती है, ठीक है ना। तो जब हवा खूब तेज आती है ना, तो यहाँ पे पूरा एक साइक्लोन बनता है, ठीक है। तो जब इस तरह के जो सिचुएशन को साइक्लोन बोलते हैं, जहां तेजी से लो प्रेशर में चारों तरफ से हवाएं आती हैं और एक स्टॉर्म क्रिएट होता है, उसको क्या बोलेंगे? साइक्लोन बोलेंगे, ठीक है। अब रेन के टाइप्स थोड़ा मैं बता देता हूँ बच्चों। रेन के 3 टाइप्स होते हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। पहला जो है कि एक तो होता है कन्वेंशनल, मतलब कि पानी ऊपर गया और बादल बना और बारिश हो गई, ठीक है। दूसरा होता है ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक का मतलब होता है कि जो ये एयर हिल के सहारे ऊपर चढ़ता है और यहाँ ठंडा होके बादल बनाता है, फिर बारिश होती है, उसको ओरोग्राफिक बोलते हैं। लेकिन बच्चों, आपने देखा होगा कि कभी कभी समुद्र से हवाएं जो है चलती हैं लैंड की तरफ, ओशन से लैंड की तरफ चलती हैं, तो लैंड के ऊपर आके वो ठंडी होके बारिश करती हैं। तो उस तरह के और वो साइक्लोन का फॉर्म लेती हैं। मैंने बताया था यहाँ पे आपको कि जब ये हवाएं यहाँ पे आएंगी चारों तरफ से तो ठंडी होकर बारिश करेंगी, तो दैट इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल। तो 3 तरह का रेनफॉल मैंने समझाया आपको। पहला जो है ट्रेडिशनल हो गया, जो कि पानी ऊपर गया, ठंडा हुआ, बरस गया। दूसरा हो गया ओरोग्राफिक, हिल के सहारे एयर ऊपर चढ़ी, ठंडी हुई, बारिश हो गई। तीसरा हो गया साइक्लोन के कारण जो बारिश होती है। साइक्लोन की जो आई है यहाँ पे चारों तरफ से एयर्स आती हैं और ठंडी होकर बारिश करती हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर मैंने सारा समझा दिया आप लोगों को। अब इसमें क्वेश्चंस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं, आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है मैंने बता दिया था। ये क्या होता है बताओ बच्चों आप। ये जो है ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, ठीक है ना। which of the two gases are the in the bulk of the atmosphere? नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, मैंने बता दिया था। which gas creates greenhouse effect? CO2 जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। What is weather? अच्छा बच्चों, आपने सुना होगा वेदर और क्लाइमेट, ठीक है ना। जैसे कोई पूछता है घरों में कि आज का वेदर कैसा है और क्लाइमेट इंडिया कैसी है, तो जैसे मैंने बताया कि आज नोएडा में 10 मई को बारिश हुई थी, तो मैं बोलूंगा आज का वेदर थोड़ा रेनी वेदर है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ओवरऑल पूछे क्लाइमेट, तो इंडिया की जो क्लाइमेट है थोड़ी हॉट क्लाइमेट है। तो वेदर का मतलब ये होता है जो शॉर्ट टर्म में स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है, मतलब कि 1-2 दिन का, चाहे 1-2 घंटे का जो हमारा एटमॉस्फेयर का स्टेट होता है उसको वेदर बोलते हैं। लेकिन अगर 1 साल का हम स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर को बताएंगे तो उसको क्लाइमेट बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे भारत में क्लाइमेट क्या होती है, रेनी सीजन होती है, विंटर होता है, समर होता है, बट समर ज्यादा होता है, इसलिए भारत की जो क्लाइमेट है हॉट क्लाइमेट है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये मैंने बताया कि व्हाट इज द वेदर। 3 टाइप ऑफ रेनफॉल मैंने बता दिए। एयर प्रेशर क्या होता है बच्चों? एयर प्रेशर बच्चों जो एयर जो होती है अर्थ पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। ये देखो हमारी अर्थ है, तो जो एयर है ना, तो एयर जो है अर्थ पे प्रेशर लगाती है। तो जो प्रेशर होती है ना वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, मतलब कि 1 यूनिट एरिया में
जो ये हवा है जितना प्रेशर क्रिएट करती है, जो फोर्स लगाती है नीचे की तरफ, उसको बोलेंगे प्रेशर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच आर द फॉलोइंग गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज? ओजोन होती है। मैंने ये चीज बताना यहाँ पे मिस कर दिया था कि जो यहाँ पे बच्चों स्ट्रेटोस्फेयर होता है 10 से 30 किलोमीटर, उसके बीच में एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है ना। इस ओजोन लेयर का काम क्या होता है, जो सन से रेज आती है ना, इसमें एक डेंजरस रे होती है, उसको अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, तो उनको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो हमारी स्किन पे नुकसान पहुंचा सकता है, स्किन कैंसर के का रीजन बन सकता है। इसलिए जो ओजोन लेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो क्वेश्चन यही था हमारा। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर क्या है? थर्मोस्फेयर है कि ट्रोपोस्फेयर है? ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है। क्यों ट्रोपोस्फेयर क्या होता है बच्चों? ये नीचे वाला सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है जिसमें हमारे सारे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, रेन होती है, सब कुछ होता है। जिस बच्चे ने कहा गलत करा इसको, ये ट्रोपोस्फेयर है बच्चों, ये थर्मोस्फेयर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड? क्लाउड से फ्री कौन होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे क्लाउड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे प्लेन उड़ सकते हैं, मैंने बताया था स्ट्रेटोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीजेज। ये भी गलत करा है किसी बच्चे ने। ऊपर जाने पे हवा जो है कम होती है ना बच्चों, नीचे अर्थ के पास हवा ज्यादा होती है, ऊपर जाने पे हवा का दबाव जो है कम होगा, क्योंकि हवा जो है रेयर होती चली जाती है, क्योंकि जो अर्थ है ना हवा को अपनी तरफ खींचती है, तो एयर प्रेशर कम होगा ऊपर जाने पे, तो ये डिक्रीजेस वाला ये आंसर सही होगा। व्हेन प्रेसिपिटेशन कम डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म, उसको रेन बोलते हैं। जब प्रेसिपिटेशन जो है लिक्विड फॉर्म में आती है उसको रेन बोला जाता है। बच्चों आप इसको मैच करा लेना, ये बहुत आसान मैंने करा दिया इसको, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन है कि वेट क्लोथ टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे में जो गीले कपड़े होते हैं कम टाइम में क्यों सूखते हैं? इसको समझाता हूं बच्चों, कैसे क्यों कम सूखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोज करो ये कपड़े आपने फैला दिए यहाँ पे, और एटमॉस्फेयर में जो है ह्यूमिड है, मतलब कि इसमें ऑलरेडी पानी है। ह्यूमिड मतलब एयर में ऑलरेडी पानी है। तो जब एयर में ऑलरेडी पानी है, तो जो क्लोथ का वाटर है वो कैसे अपने अंदर सोखेगा? ठीक है ना। तो इसका आंसर ये होगा कि इन ह्यूमिड एयर पार्टिकल्स कंटेन्स वाटर, सो दे कैन नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर। वो ज्यादा पानी नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, इसलिए जो है कपड़े जो है देरी सूखते हैं वेट क्लाइमेट में, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन इसका गिव रीजन में, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स। ये देखो इक्वेटर से पोल की तरफ जो अमाउंट ऑफ जो इंसोलेशन मतलब सनलाइट का जो रेज होता है उसको इंसोलेशन बोलते हैं। तो इक्वेटर के ऊपर सन है, तो डायरेक्ट जो सन, अगर ये सन है तो यहाँ गिरेगा तो ज्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी। अगर ये ऐसे टिल्ट होकर गिरेगा तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी, तो इसको इंसोलेशन जो है उसका डिक्रीज होता है ये इक्वेटर से लेके इधर ऊपर जाने, पोल तक जाने में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे इंसोलेशन है डिक्रीज क्यों होता है। क्योंकि जो हमारा इक्वेटर के ऊपर हमारा सन है, तो जो पोल है वो इससे दूर पड़ता है, तो इसलिए जो इंसोलेशन है उसकी क्वांटिटी है डिक्रीज करती है। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।